विभागों के, जिलों के संघ चालक, इनका 3 साल में एक बार निर्वाचन होता है। इतने लोग निर्वाचित होते हैं, उनको निर्वाचित करने वाला जो मतदाता वर्ग है वो भी निर्वाचित होता है स्वयंसेवकों से। 50 स्वयंसेवकों के पीछे एक ऐसे प्रांत प्रतिनिधि होते हैं और 40 प्रांत प्रतिनिधियों के पीछे एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि होता है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि ये सरकार विभाग और क्षेत्र संघ चालकों का चुनाव करते हैं और उनके साथ प्रांतीय प्रतिनिधि मिलकर प्रांत विभाग जिला संघ चालकों का चुनाव करते हैं। बाकी सब लोगों की नियुक्ति ये लोग करते हैं। अपवाद एक है सरसंघ चालक। सरसंघ चालक जो है वो अगले की नियुक्ति करता है। उसमें निर्वाचन, वो एक श्रद्धा का स्थान माना जाता है। वहां चुनाव वगैरह नहीं है। वहां जो होगा उसके प्रति अपनी श्रद्धा लोग रखते हैं। वो व्यक्ति का मान नहीं है, वो आसन का मान है। अब नियुक्ति ऐसे होती है, निवृत्ति कभी भी हो सकती है। कार्य से निवृत्ति जीवन भर नहीं होती। मरते दम तक कार्य करते रहते लोग ऐसे भी है। जब तक शरीर चलता है तब तक काम करते हैं। लेकिन किसी दायित्व पर रहना, ये सामान्यता ऐसा सोचते हैं हम कि 75 की आयु के बाद बिना दायित्व के काम करना चाहिए। इसको संघ की अनुमति मिलेगी तब होगा। जैसे मेरी बात है, मेरे 75 पूरे हो गए तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई, अब तो आपको क्या हो गया है, घूम तो रहे आप, काम करो। और तो मैं रुक गया हूं। मैं यहां रहूं ये मेरी इच्छा नहीं है, कार्यकर्ता की रहती नहीं है। मैं यहां न रहूं ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है, संघ का ऑप्शन है। तो संघ जब कहेगा तब दायित्व से निवृत्ति, कार्य से निवृत्ति नहीं। दायित्व से निवृत्त होने के बाद भी संघ का काम तो मित्रता जोड़ना, अपने उदाहरण से सिखाना होने के कारण जीवन भर काम चलते रहता है। सक्रियता भी, शरीर की सक्रियता तब तक बनी रहती है। और निवृत्ति की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। निवृत्तम में जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे होना है तो क्या कारण है वगैरह देखकर जितना हो सकता है आखिरी बूंद चूस लेने तक उसको हम निवृत्त नहीं होने देते, ऐसा है। और निवृत्त करना पड़े किसी को ऐसा समय अभी तक आया नहीं। वो न आए ऐसी इच्छा है। बाकी संघ का सरसंघ चालक कौन बने, तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता। जो हिंदू है वही बनेगा। सरसंघ चालक वो SC ST है तो भी बन सकता है और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हमारे यहां कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे यहां इतना प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं है। जो काम करेगा वो होगा। पहले पहले संघ छोटा था, एक ही बस्ती में संघ का काम शुरू हुआ। उस बस्ती, वो ब्राह्मण बस्ती थी, तो पहले पहले संघ के पदाधिकारी ऊपर से नीचे से सब ब्राह्मण रहते थे। तब लोग कहते कि ब्राह्मणों का संघ है। हम कहते थे नहीं है, नहीं है। वो लोग कहते ही थे, क्योंकि लोग यही देखते हैं अपनी कितने हैं। लेकिन अब संघ का काम बढ़ गया। हम तो जात पात में नहीं बढ़ाते, हम भौगोलिक क्षेत्र में बढ़ाते हैं। 10-10 हजार की बस्ती होती है शहरों में, हर बस्ती में काम होना चाहिए। 10-10, 12-12 गांवों का ग्रुप होता है, मंडल कहते हैं, हर मंडल में काम होना चाहिए। तो जैसे जियोग्राफिकली बढ़ते हैं तो सभी बस्तियां संपर्क में आती हैं, सभी जाति के लोग। तो आज आप देखेंगे तो अखिल भारतीय स्तर पर भी किसी एक जाति के लोग नहीं है, सब प्रकार के हैं। ऑल क्लासेस लगभग रिप्रेजेंट हो गए हैं और होते रहेंगे, क्योंकि सर्वदूर काम पहुंच गया है। तो ये स्वाभाविक बात जो होती है वो संघ में होती है। इसलिए कल SC ST होगा कि नहीं इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जिसको करना है वो सोचेगा। मुझे जब करना है तब मैं सोचूंगा, लेकिन मैं ये सोचूंगा कि योग्य कौन है, अवेलेबल बेस्ट कौन है। तो बेस्ट भी होना चाहिए और अवेलेबल भी होना चाहिए। मैं सरसंघ चालक हूं, बेस्ट लोग और भी है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं। जिसको खाली किया जा सकता है वो अकेला ही था, इसलिए मुझे बना है।
तो इसलिए इसको एससी एसटी होना ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, या ब्राह्मण होना ये क्वालिफिकेशन नहीं है। जो उपलब्ध है और अच्छा है उसको उस समय के सरसंघ चालक बने, उसमें एससी एसटी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न है, मुस्लिम समाज में जाने वाले स्वयंसेवक विरोध के बीच कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, कोई भी बात दो तरफा चली तो फलती है। आपने विरोध किया और मैंने भी विरोध शुरू किया तो विरोध चलेगा। तथागत बुद्ध को बहुत एक आए थे कोई, उन्होंने कोसा जैसे तैसे, वो शांत थे, कुछ बोले नहीं। तो कहा मैं इतना आपको कोस रहा हूं लेकिन आप गुस्सा भी नहीं होते। तो कहा भाई मैंने तुमको एक आधी बात दी और तुमने नहीं ली तो किसके पास रहेगी? तो बोले तो आपके पास रहेगी। तो वैसे तुमने इतनी सारी गालियां दी, मैंने ली ही नहीं, तो गुस्सा होने का कारण। तो काम जहां करना है वहां जब स्वयंसेवक जाते हैं तो वो सब बातों की तैयारी रखते हैं और ये जानते हैं कि विरोध करने वाले भी अपने ही है। देखिए, पहले प्रतिबंधक बाद अन्याय प्रतिबंध था, झूठा आरोप लादकर फालतू ही बंद रखा था। बहुत सारे अन्याय हुए, लेकिन पूजनीय गुरुजी ने प्रतिबंध हटने के बाद अपने प्रवास में एक बात कही कि गलती से कभी कभी दांतों के बीच जबान आ जाती है, कट जाती है, इसलिए कोई अपने दांत नहीं तोड़ता। तो जो हुआ सो हुआ, अपना ही समाज है। इमरजेंसी के बाद पूजनीय बड़ा साहब ने कहा फॉरगेट एंड फॉरगिव, क्योंकि जो भी है ये समाज अपना है और इसलिए इन बातों की हम चिंता करते नहीं। ये जब लोगों के ध्यान में आता है, पहले तो खूब विरोध होता है, मारपीट भी होती है, गाली गलौज भी होती है, लेकिन जब ये ध्यान में आता है कि हमारे तरफ से तो भरपूर हुआ लेकिन इन्होंने कुछ लिया ही नहीं, तो फिर वो बात सुनते हैं। सुनने के बाद उसकी पड़ताल करते हैं। पड़ताल करने के बाद उनको लगता है कि थोड़ा दम तो है इनके बात में, थोड़ा पास जाना चाहिए। ऐसा करते करते वो हमारे बन जाते हैं। ये हमारी प्रक्रिया है। ऐसे ही हम सब जगह काम करते हैं। स्वयंसेवक मुसलमानों में कुछ तो कर रहे काम, वो ऐसे ही काम करते हैं। दूसरी श्रेणी है राष्ट्रीय परिदृश्य, अर्थात भारत नेशनल सिनारियो। इसमें 2 प्रश्न हैं। प्रश्न करता है कुलदीप जैन जी, विवेक नायक जी, दीपक बिरेवार जी। प्रश्न, समाज में आज भी भाषा के आधार पर भेदभाव और हिंसा दिखाई देती है, इसे कैसे दूर करना? भ्रष्टाचार को समाज और व्यवस्था से कैसे दूर करें और संघ उसके लिए क्या प्रयास कर रहा है? ऐसा है कि पूरे समाज को देखा जाए जगह जगह पर, मुंबई सहित, तो कि समाज में भाषा के आधार पर भेदभाव है ऐसा नहीं है। ये तरह तरह की बातें उभाड़ी जाती है, तब कुछ लोगों से हो जाता है। लेकिन सब मराठी लोग तलवार लेके बाहर आए और सब अन्य भाषी लोग भाले लेके बाहर आए, ऐसा नहीं है। ये सब चल रहा था तब भी अपने आपस में व्यवहार चल ही रहे थे, दोस्ती चल ही रही थी। तो एक लोकलाइज बीमारी है, उसको सार्वजनिक नहीं करना, ऐसा नहीं मानना कि वो फैली, वो नहीं फैले इसकी चिंता करना होता है। इतना बड़ा समाज है, हर एक आदमी के बिहेवियर की गारंटी कोई नहीं ले सकता, और बातों को उबाड़ने वाली शक्तियां हैं, वो अपना काम करती है। राजनीति चलती है तो उसमें स्वार्थ के कारण भी ये बातें होती है, हो जाती है, उसको फैलने नहीं देना, उसके जख्म नहीं होने देना, हुए तो मरहम पट्टी करना, जल्दी से जल्दी उसको मिटा देना। और बाकी समाज ने ध्यान में रखना कि ये बातें फैले नहीं, लोकलाइज रहे, जहां है वहां जिनकी है उनकी उनके तक सीमित रहे, ये आम बात न बन जाए। इसके लिए हम सब लोगों ने मिलते रहना चाहिए। भाषा भाषी लोगों के घर में जाना चाहिए, उनको अपने घर में बुलाना चाहिए, सुख दुख में भागदौड़ करनी चाहिए। और ऐसा जब होता है तो हमको भारत की एकता के पक्ष में पक्का होकर खड़ा रहना चाहिए।
गुंडागर्दी गर्दी का बंदोबस्त करने की ताकत समाज की चाहिए। और गुंडागर्दी गुंडागर्दी करने वाले करते हैं, गुंडागर्दी समाज का दुर्गुण नहीं होता है। ये ध्यान में रखकर किसी एक के करने का दोष उस प्रकार के सभी लोगों के माथे पर मढ़ना ये भी गलत है। दोनों अतियों से बचना, बीच में चलना, सबको संभालना, ये इसका मार्ग है। अब भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन चलते हैं। संघ के स्वयंसेवकों को बताया है, उसमें आप पूरा समर्थन करो। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून बनाने के पक्ष में संघ रहता है। भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करना, उन पर कार्रवाई हो ऐसा करना, उस प्रयास में भी संघ के सब स्वयंसेवक रहेंगे। लेकिन ऐसे होने के बाद भी संघ ने बताया ने, ये मैं बोल रहा हूं, ये हमारा प्रस्ताव है, लिखित है। पुत्तूर में प्रतिनिधि सभा हुई थी जब अण्णा जी का आंदोलन चल रहा था, तब ये प्रस्ताव किया हमने। ये तीनों बातें उसमें कही कि ऐसे सब मामलों में स्वयंसेवक शुद्धाचार के पक्ष में खड़े हो और शुद्धाचार के पक्ष में खड़े हुए लोगों की पूर्ण मदद करो। लेकिन ये भ्रष्टाचार व्यवस्था में नहीं होता है, भ्रष्टाचार आदमी के मन में होता है। कोई भी आचरण की भ्रष्टता व्यवस्था में नहीं होती। व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोग होते हैं, व्यवस्था को सुधारने वाले लोग होते हैं। ये तो व्यक्ति में रहता है। गोमा गणेश पितड़ी दरवाजा ऐसी कहानी है, मजेदार है इसलिए बता देता हूं, थोड़ा लंबा हो गया तो भी, कि पुणे में पेशवाओं के दरबार के यानी शनिवार वाड़ा है, उसके गेट के सामने एक बच्चा अपने, एक 16 साल का बच्चा 9 साल की अपनी बहन को लेकर बैठता था। पीतल का सिक्का गणेश जी का और कुमकुम का द्राव, और जो आता था उसको कहता था कि ये लगाओ, तो लगाते थे। गणेश जी है, विघ्नहर्ता है, सरकारी काम के लिए जा रहे, कागज पर उनकी मुद्रा। तो एक दिन एक गांव के लोग पेशवा के दरबार में आए कि तालाब सैंक्शन हुआ, 3 साल हो गए, वर्षा आई और चली गई, तालाब बना ही नहीं, अब वर्षा आने को है, कम से कम अब तो बनाइए, सैंक्शन तो कर दिया आपने, काम नहीं हो रहा है। तो पेशवा ने बुलाया अपने कारोबारियों को, क्या हुआ भाई? उन्हें कहा हाँ ये बात तो है, सैंक्शन भी हो गया, लेकिन इनकी जो अर्जी आई उस पर वो गणेश जी की मुद्रा नहीं थी। तो बोले गणेश जी की मुद्रा कहां से? तो बोले वो तो हर कागज पर रहती है। अरे लेकिन ये नियम कहां है? तो बोले मालूम नहीं, पीछे से चलते आया है। तो फिर पता लगा, तो पता चला कि ये अनाथ हो गए थे दोनों, पेट भरने का साधन नहीं था, इसलिए इसने शुरू किया। जाने में पहले फ्री, आओ ये लगाओ, तो अच्छा लगता है, लोग करते थे। बाद में 1 पैसा, फिर 5 पैसा, ऐसा करके अब अपना पेट चलाता है। तो उसको अरेस्ट हुआ, पकड़ा, लाया दरबार में कि ये हमारे राज्य में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चलेगा, हम तुमको कड़ी सजा देंगे। उसने कहा आप मुझे सजा दे ही सकते हो, आप राजा हो, सर्वशक्तिमान हो, मेरा तो कुछ है नहीं, ताकत मेरी है नहीं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार बंद गई, ये आप नहीं कर सकते। क्या मतलब? तो बोले वो आप नहीं बंद कर सकते, आपकी ताकत नहीं है। तो बोले ऐसे कैसे? तो बोले देखिए, तो देखते हैं, तुमको एक जंगल में रखते हैं, वहां कोई आएगा जाएगा नहीं, और तुम वहां भ्रष्टाचार करके दिखाओ 6 महीने में। तो उसको जंगल में रख दिया, एक झोपड़ी बना दी, रक्षण की व्यवस्था की, रोज 2 बार भोजन आएगा, पास में नदी थी, ना तो रहने लगा वहां पे। अब उसने क्या किया, नहाते समय नदी किनारे में खड़े रहकर वो नैया चलाने वालों को रुको रुको, क्या है, सरकारी काम है, क्वार्टर मिला है, भोजन आता है रोज, लहरें गिनने का काम मुझे मिला है, तुम नौका चलाते हो, लहरें टूटती है तो बंदी है। तो बोले अरे भाई हमारा पेट कैसे चलेगा? तो बोले 5 रुपए का लाइसेंस निकालो। 6 महीने में लाइसेंस का पैसा 1 बोरी भर पेशवा को पकड़ा दिया कि देखो निर्जन वन में रहकर मैंने ये किया। अब इसका क्या करेंगे? ये जब तक नहीं बदलते, चाणक्य ने कहा है कि पानी में मछली कब जल पीती है जैसे पता नहीं चलता, वैसे सरकार में कर्मचारी कब पानी पीते हैं किसी को पता नहीं चलता। अब इतनी पुरानी समस्या, ये संस्कारों पर आधारित है। जिसका संस्कार है उसका मन ही नहीं करेगा।
तोरा मन दर्पण कहलाए प्रसंग आंखों के सामने है ना। गीत का आशय यही है। हमारे घर में 100 साल की वकालत है। हमारे दादाजी बताते थे कि कोर्ट्स नए नए आए थे, तो एक आदमी आया। अब कोर्ट के प्रोसीजर किसको पता थे भारत में, तो वो सीधा कोर्ट में आया। मैजिस्ट्रेट गोरा आदमी था, उसको कहते महाराज 10,000 रुपया हमारे दोस्त ने लिया, वापस नहीं दे रहा है। अब वो भी, उसको भी दया आ गई, उसने प्रोसीजर वगैरह नहीं बताया, उसको बुलाया, उसको पूछा 10,000 रुपया नहीं लिया है। अब बार बार वो कह रहा है लिया है, ये कह रहा है न्याय कैसा करे। तो उसने चपरासी को भेज के एक गाय बुलाई और उस आदमी के हाथ में गाय की पूंछ दी, उसको पकड़ और बता पैसा नहीं लिया। तो उसने हाथ में लिया, आधा मिनट रुका, फिर कहा नहीं माफ करो, मैंने पैसा लिया है, 3 महीने और दे दो, मैं वापस कर दूंगा। अब गाय की पूंछ हाथ में है तो झूठ न बोलने की दानत जहां है वहां भ्रष्टाचार रुक सकता है। और संघ का यही काम है, संस्कार उत्पन्न करना। खाएंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं, चोरी काम में करेंगे नहीं। ऐसे है हमारे कार्यकर्ता है जो अड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। सामान्यता ये स्वभाव संयोग का रहता है। उसका कारण उसका संस्कार है। वो गरीब है तो भी पैसा नहीं खाएगा। गुरु दक्षिणा छात्रावास में रख दी, पड़ी रही वहां, तो जमा करनी थी। तो प्रवास वगैरह करके आए विभाग प्रचारक, और कल ये पैसा लेके जिला केंद्र पर जमा करना। तो रात को भोजन नहीं छात्रावास में। बोले क्या हो गया? बोले अनाज खत्म हुआ। कितने दिन से? 3 दिन से। अरे 3 दिन से भूखे हो, 2,000 रुपया यहां पड़ा है। बोले नहीं, वो तो गुरुदक्षिणा है, ये दानत है। पेट में अन्न नहीं है लेकिन उस पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे। ये संस्कार करने का काम संघ करता है। ये बढ़ेगा तभी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव है। राष्ट्रीय परिदृश्य का दूसरा प्रश्न, वन चाइल्ड अप्रोच के कारण अनेक प्रांतों में जनसंख्या घटती जा रही है, उसे संतुलित कैसे किया जाए? भारत में जनसंख्या को ध्यान में रखकर अर्थव्यवस्था में नवाचार के प्रयोग कैसे हो? अब जनसंख्या का प्रश्न आपने वन चाइल्ड अप्रोच वगैरह मुझे नहीं पूछना चाहिए, गृहस्थों ने विचार करना चाहिए। मैं तो जानता ही नहीं कुछ। लेकिन अब इतने जैसे आप जैसे सब लोगों को मिलता हूं तो जो सुनाई देता है उसके आधार पर बता रहा हूं। डॉक्टर लोग हमको कहते हैं कि 19 साल की आयु से 25 साल की आयु तक विवाह और 3 संतानें, तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों हेल्दी रहते हैं। मानस शास्त्र वाले कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि घर में अगर 3 सिबलिंग्स है तो आपस में जो व्यवहार उनका होता है उसमें से वो ईगो मैनेजमेंट अच्छी तरह सीख लेते हैं। उसके चलते उनके अपने परिवारों में बाद में विच्छेद नहीं होता है, तो परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहता है। और पॉपुलेशन साइंटिस्ट कहते हैं कि 3 से नीचे खतरा है और 2.3 से नीचे आप ढलान पर हो। अभी हम 2.1 के नीचे जा रहे हैं। बिहार वगैरह के कारण बचे हैं हम, अब थोड़े ऊपर है। तो बहुत से देशों ने ये प्रयास करके 2.5 के नीचे जाने के बाद फिर से 3 से ऊपर अपने पॉपुलेशन को लाया। और देश की पॉपुलेशन पॉलिसी कहती है 2.1। तो 2.1 राउंड ऑफ करते हैं, गणित में तो 2 होता है, लेकिन आदमी के बारे में ऐसा नहीं हो सकता ना। 0.1 आदमी होता नहीं, कभी होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 2.1 यानी 3। तो सब प्रकार के शास्त्र हमको बता रहे कि परिवार में 3 संतान चाहिए। अब शास्त्र कह रहे हैं, लेकिन ये 2 परिवारों का भी प्रश्न है और 2 लोगों का भी प्रश्न है, पति पत्नी का भी प्रश्न है, समाज का भी प्रश्न है। इसका ठीक से विचार करके कुछ करना चाहिए। परवरिश कैसे करेंगे वगैरह, ये प्रश्न बहुत ज्यादा संगत नहीं है। थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है, लेकिन आप एक पुस्तक भी पढ़िए, कादम्बरी है ना, एक कथन है, आत्मकथन है और सत्य है। अमेरिका के एक टाइम मैनेजमेंट साइंटिस्ट थे, उनका अपना आत्मचरित्र। कॉलेज में उनका प्रेम हुआ, दोनों का विवाह हो गया
उन्होंने तय किया 12 बच्चे करेंगे, और किए, 12 संतान हो गए उनकी, सबको अच्छा पढ़ाया बड़ा करा। उस पर उन्होंने पुस्तक लिखी है, चीपर बाय डजन, थोक में सस्ता पड़ता है ऐसा। तर या व्याख्यानमालेत मोहन भागवत वेगवेगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देतात। या संपूर्ण कार्यक्रमाकडे आपले लक्ष असेलच, मात्र